हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल @गेट सक्सेस। तो आज मैं यहाँ घटना चक्र की जो किताब आती है पूर्वालोकन की, जिसमें कि बीपीएससी के डिफरेंट ईयर्स के कंपाइलेशंस मिलते हैं, तो उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जिसमें कि सामान्य अध्ययन के जितने भी टॉपिक्स है उसको एक एक करके दिया गया है। तो और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें सारे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। तो यहाँ पे पहले प्रश्न को लेते हैं, जिसमें कि लिखा गया है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं अंजीरा से, दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर डी है, यानी कि मेहरगढ़ से। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो भारतीय इतिहास में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित और तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल ढिवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जगहों के नाम बताए गए हैं, जहाँ पे किस तरह से आपको चावल, गेहूँ और इनके चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो इन सबको आपको याद रखना है। तो चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किसको कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। ये प्रश्न 44 जो बीपीएससी का प्री था उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सी, ताम्रपाषाण युग। तो ताम्रपाषाण, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो ताम्रपाषाण युग को कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, लाल, दूसरा नीला हरा, सी है आपका पांडु और डी है आपका नीला। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ए, लाल। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रमृत भांड। मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। यह रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ।
सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? पहला ऐतिहासिक काल, दूसरा प्राग ऐतिहासिक काल, तीसरा उत्तर ऐतिहासिक काल और डी आध ऐतिहासिक मतलब चौथा आध ऐतिहासिक काल। तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, तो डी यानी कि आध ऐतिहासिक काल। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यह प्रश्न 39वां बीपीएससी के प्री में पूछा गया है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2005 यानी कि 2500 बीसी से लेकर के 600 बीसी का कालखंड आध ऐतिहासिक माना गया है। संवैध सभ्यता आध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शंस को देखते हैं। नंबर ए पकी ईंट से बनी इमारत, नंबर बी प्रथम असली मेहराब, सी पूजा स्थल, डी कला और वास्तुकला, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर होगा ए पकी ईंट से बनी इमारत। चलिए इसका विश्लेषण यानी कि एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। पकी ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पकी ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है वह है छठा प्रश्न, जिसमें कि यह लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में एक बंदरगाह के रूप में था। तो नंबर ए जो है वह है सिकंदरिया, नंबर बी लोथल, सी महास्थानागढ़, डी नागपट्टनम। तो इसका उत्तर है बी। यह प्रश्न 53rd और 55th बीपीएससी में प्री में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी लोथल। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 7, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? ऑप्शंस है ए धौलावीरा, बी बनावली, सी कालीबंगा, डी लोथल, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह प्रश्न 60वीं से 62वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है। इसका उत्तर है बी बनावली। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 8, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? नंबर ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ए। यह प्रश्न 66 बीपीएससी में पूछा गया है, प्री वाले में। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। तो ये था रहा इसका एक्सप्लेनेशन। तो अभी चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के संबंधित नहीं है?
मतलब यह यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा जो ऑप्शन है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंध नहीं रखता है। चलिए देखते हैं। तो ए में है R.D. बनर्जी, बी K.N. दीक्षित, सी M.S. वत्स, डी V.A. स्मिथ। यह प्रश्न 56वीं से 59वीं BPSC प्री में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है डी V.A. स्मिथ। ठीक है, तो ये जो है ये उत्खनन से संबंध, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो उत्खनन हुआ था उससे संबंध नहीं रखते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, R.L. स्टीन ए घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि V.N. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि वे भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 10, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। ठीक है, तो सी में देखते हैं। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। उपर्युक्त में से अगला जो ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो यह प्रश्न 39वें BPSC प्री में पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बोगज कोई एशिया माइनर में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन है। ए, गंगा, बी, ब्रह्मपुत्र, सी, कावेरी, डी, परुशनी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, परुशनी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। दशराग्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुशनी नदी यानी कि वर्तमान में जो रावी नदी है उसके तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दूह, यदु, पुरु, तुरुवुशु तथा 5 लघु जनजातियों द्वारा समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 12, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, बी 8वां, सी 9वां, डी 10वां। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 9वां। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मूजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के दशम मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है?
तो इसके ऑप्शंस हैं ए इंद्र और उनका हाथी, बी उर्वशी एवं स्वर्ग, सी पौधा और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, डी सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। तो ये प्रश्न 40वें बीपीएससी प्री में पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा डी सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। तो यहाँ पे उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, ठीक है। तो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इसका समझाया गया है ना, सोम का। आपने प्रश्न 12 में देखा ही इसको, है ना। चलिए चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? यह 39वें बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 15वां। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए योग, बी न्याय, सी सांख्य, डी वैशेषिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह 66वें बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 16। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडनग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में, डी वैशाली में। तो यह प्रश्न आप देख रहे हैं बार बार रिपीट किया गया है। 42 बीपीएससी में भी पूछा गया, 47 बीपीएससी में पूछा गया और 53 से लेके 55 बीपीएससी के प्री क्वेश्चन में भी ये आया है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशाला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञातृक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तक में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। यह प्रश्न 40वें बीपीएससी में प्री में पूछा गया है। इसका उत्तर है सी पावापुरी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडनग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्य संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 18। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? पहला जमालीन, योशुद, विपिन, प्रभास। ठीक है, तो यह प्रश्न 47वें बीपीएससी प्री में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनके प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसी पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। 11
अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता है निम्न प्रकार थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मम, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकम्पित, और उसके बाद अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। तो ये 10 के 10 यहाँ पे नाम दिए गए हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन अब से पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व, 14 उपपूर्व, डी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। यह प्रश्न 40वें बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभुतव विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न 20, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ऑप्शंस है ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र में, डी वैशाली में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी सारनाथ में। इसी के साथ यहाँ पे ये सीरीज़ का पहला भाग समाप्त होता है। आई होप आप लोग को काफ़ी हेल्प हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।